बच्चों, आज का टॉपिक है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। पिछले लेक्चर में हमने किया था मिंट पैरिटी थ्योरी, जिसमें क्या था, जब कंट्रीज मेटलिक स्टैंडर्ड पर थी तो उन कंट्रीज का रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिटरमाइन होता था। उन कंट्री की जो करेंसी थी वो मेटल में फुली कन्वर्टिबल थी या फिर मेटल की बनी हुई थी। तो आज का जो परचेजिंग पावर जो पैरिटी थ्योरी है वो क्या बताती है, जब कंट्रीज इन कन्वर्टिबल पेपर स्टैंडर्ड पर होती हैं तो उन कंट्रीज का जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कैसे डिटरमाइन होता है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का क्या मतलब हुआ। परचेजिंग पावर क्या होती है, बी करेंसी की 1 यूनिट से कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया जा सकता है। पैरिटी का मतलब है इक्वलिटी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी कौन सा रेट ऑफ एक्सचेंज एक्सप्लेन करती है, जिस रेट ऑफ एक्सचेंज पर दो कंट्री की करेंसी की जो परचेजिंग पावर है इक्वल होती है, परचेजिंग पावर पैरिटी रेट ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। जैसे इमेज में हमने एग्जांपल लिया है, बी 10 समोसास परचेज करनी है इंडिया के अंदर एंड यूएसए के अंदर, और ये जो दोनों कंट्री हैं यूएसए एंड इंडिया दोनों क्या हैं, इन कन्वर्टिबल पेपर स्टैंडर्ड पर हैं। तो इस क्वांटिटी को परचेज करने का जो प्राइस है 10 समोसा अगर इंडिया के अंदर परचेज करने हैं तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 70 रुपीज़। इसी तरह से अगर यही 10 समोसा यूएसए के अंदर परचेज करनी है तो पेमेंट कितनी करनी होगी, $1। तो जब ये दोनों कंट्रीज़ क्या है, इन कन्वर्टिबल पेपर स्टैंडर्ड पर हैं, तो इन कंट्रीज़ के बीच में जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन होगा वो क्या होगा, $1 इज इक्वल टू 70 रुपी। तो ये वाला जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी रेट ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि ये वाला जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन किया गया है ये किसके बेसिस पर किया गया है, इंडिया एंड यूएसए की करेंसी की जो परचेसिंग पावर है उसके बेस पर डिटरमाइन किया गया है। तो इस तरह से आगे देखते हैं भी जो परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी है वो है क्या, किसके द्वारा, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी या फिर इसको ट्रिपल पी मॉडल भी कहते हैं। ट्रिपल पी थ्योरी गिवन बाय गुस्ताव कैसल इन 1918। ये क्या कहता है, जो ट्रिपल पी जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई, गुस्ताव कैसल के द्वारा। कब दी गई, 1918 में। पीपी थ्योरी एक्सप्लेन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड इट्स फ्लक्चुएशंस व्हेन कंट्रीज आर ऑन इनकन्वर्टिबल पेपर स्टैंडर्ड। पीपी थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, रेट ऑफ एक्सचेंज डिटर्मिनेशन एंड फ्लक्चुएशंस इन रेट ऑफ एक्सचेंज कब, जब जो कंट्रीज हैं इन कन्वर्टेबल पेपर स्टैंडर्ड पर हैं। तो एक कंट्री इज सेड टू बी ऑन इन कन्वर्टेबल पेपर स्टैंडर्ड व्हेन, भी एक कंट्री जो है इन कन्वर्टेबल पेपर स्टैंडर्ड पर कब मानी जाती है। इसके लिए 3 पॉइंट्स हैं, मनी इज मेड ऑफ पेपर और सम चीप मेटल। ये क्या कहते हैं, कंट्री की जो करेंसी है या तो वो पेपर की बनी हुई हो या फिर चीप मेटल्स की। सेकंड क्या कहता है, मनी इज नॉट फुली कन्वर्टिबल इनटू गोल्ड। ये क्या कहता है, जो करेंसी है वो मेटल में फुली कन्वर्टिबल नहीं है। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द करेंसी मे नॉट बी फुल्ली बैक्ड बाय गोल्ड और एनी अदर मेटलिक रिजर्व। ये क्या कहता है, जो करेंसी है कंट्री की वो ना तो फुल्ली बैक्ड है मेटलिक मतलब रिजर्व से। तो इस तरह से अगर ये तीनों कंडीशंस जो हैं, करेंसी जो है पेपर की बनी हुई है और जो है मेटल में फुली कन्वर्टिबल नहीं है, तो माना जाएगा कि जो कंट्री है वो इन कन्वर्टिबल पेपर स्टैंडर्ड पर है। इसके बाद है पीपी जो परचेसिंग पावर जो पैरिटी थ्योरी है, इसको कैलकुलेट करने के 2 वर्जन्स हैं। फर्स्ट है एब्सोल्यूट वर्जन एंड सेकंड है रिलेटिव वर्जन। एब्सोल्यूट वर्जन क्या एक्सप्लेन करता है भी, जब कंट्रीज क्या हैं इन कन्वर्टेबल पेपर स्टैंडर्ड पर हैं तो उन कंट्री का जो रेट ऑफ एक्सचेंज है बिटवीन 2 कंट्री वो कैसे डिटरमाइन होता है। रिलेटिव वर्जन क्या बताता है, बी एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उनको मेजर करता है। एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आने से जो नया एक्सचेंज रेट होगा वो कैसे डिटरमाइन होगा। तो इस तरह से पीपी वर्जन के ट्रिपल पी मॉडल के 2 वर्जन हैं, एब्सोल्यूट वर्जन एंड रिलेटिव वर्जन। अब देखते हैं फर्स्ट जो है एब्सोल्यूट वर्जन। एब्सोल्यूट वर्जन क्या कहता है, एक्सप्लेन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज। एब्सोल्यूट वर्जन क्या डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, रेट ऑफ एक्सचेंज जब 2 कंट्रीज क्या हैं इन कन्वर्टिबल पेपर स्टैंडर्ड पर हैं तो उन दोनों कंट्री के बीच में जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए सेट ऑफ गुड्स कॉस्ट
RS 5000 इन इंडिया एंड $1000 इन USA। ये क्या कहते हैं, हमने लिया सेट ऑफ गुड्स ली। अगर इन सेट ऑफ गुड्स को इंडिया के अंदर परचेज करना है तो 5000 रुपये देने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर यही सेट ऑफ गुड्स USA के अंदर परचेज करना है तो $1000 देने होंगे। तो इंडिया एंड USA हमने माना है दोनों किस पर हैं, इन कन्वर्टेबल पेपर स्टैंडर्ड पर। तो इन के बीच में जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो क्या होगा, इसका फॉर्मूला है R = PAQ0 डिवाइडेड बाय PBQ0। तो PA का मतलब है प्राइस इन कंट्री A, Q का मतलब है क्वांटिटी, एंड इसी तरह से PB का मतलब है प्राइस इन कंट्री B एंड Q का मतलब है क्वांटिटी। तो इस तरह से मान लेते हैं हम जो कंट्री ए को हम मानते हैं इंडिया एंड कंट्री बी हमने मान ली USA। तो देखो प्राइस सेट ऑफ गुड्स का जो प्राइस है वो इंडिया के अंदर कितना है 5000। तो इस तरह से इन वैल्यूज़ को हम किस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में। तो देखो हमने कंट्री प्राइस इन कंट्री ए कितना है इंडिया के अंदर 5000, हमने यहाँ पे 5000 ले लिया। इसी तरह से कंट्री बी के अंदर जो प्राइस है USA के अंदर वो कितना है 1000, और क्वांटिटी हमने नहीं इसमें मतलब दोनों में सेम है। तो इस तरह से जो रेट ऑफ एक्सचेंज आएगा इन दोनों कंट्री में वो क्या होगा, $1 = 5 रुपीज़। तो ये वाला जो रेट ऑफ एक्सचेंज निकला है इंडिया एंड USA के अंदर, ये कौन सा एक्सचेंज रेट है, परचेसिंग पावर पैरिटी रेट ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि इस रेट ऑफ एक्सचेंज को किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया है, इन दोनों कंट्री की जो करेंसी है उस करेंसी की परचेसिंग पावर के बेस पर। तो ये कौन सा रेट ऑफ एक्सचेंज हुआ, इक्विलिब्रियम परचेसिंग पावर पैरिटी रेट ऑफ एक्सचेंज। तो ये बताता है एब्सोल्यूट वर्जन बी जो रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिटरमाइन किया जाता है दो कंट्रीज़ के बीच में, जब वो दोनों कंट्रीज़ क्या हैं, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड पर है। नेक्स्ट वर्जन जो है वो है रिलेटिव वर्जन। रिलेटिव वर्जन क्या बताता है भी, रिलेटिव वर्जन क्या लेता है, रेट ऑफ एक्सचेंज को डिटरमाइन करने के लिए दो कंट्री की करेंसी की जो रिलेटिव परचेजिंग पावर है उसको कंसीडर करता है। तो रिलेटिव वर्जन क्या एक्सप्लेन करता है, मेजरमेंट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन रेट ऑफ एक्सचेंज। भी रेट ऑफ एक्सचेंज में अगर बदलाव होता है तो नया रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उनको मेजर करता है। देखो अब ऐसा तो नहीं है जैसा हमने पिछले मतलब एब्सोल्यूट वर्जन में जैसे जो रेट ऑफ एक्सचेंज निकाला $1 = 5 रुपीज़, भी वही रेट ऑफ एक्सचेंज होगा, क्योंकि कंट्रीज़ की जो परचेसिंग पावर है वो भी चेंज होती रहती है क्योंकि उन कंट्री के अंदर जो प्राइसेस हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो प्राइसेस में चेंज होने से क्या होता है, परचेसिंग पावर चेंज होती है, क्योंकि अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, करेंसी की जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगी। इसी तरह से परचेसिंग पावर अगर प्राइसेस कम हो जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, करेंसी की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो प्राइसेस हैं कंट्री के अंदर वो भी करेंसी की जो परचेसिंग पावर है उसको अफेक्ट करते हैं। अब करेंसी की जो परचेसिंग पावर इफेक्ट हुई तो इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मतलब इफेक्ट होगा, प्रोडक्शन भी अफेक्ट होगा, और इससे क्या होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज भी अफेक्ट होगा। तो इस तरह से जो प्राइस चेंजेस हैं वो भी जो है परचेजिंग पावर जो करेंसी की है उसको अफेक्ट करते हैं। परचेजिंग पावर जब करेंसी की चेंज होगी तो इससे क्या होगा, जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो भी चेंज होता है। तो ऐसा ही हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे क्या होता है एग्जाम्पल में, सपोज इन बेस ईयर द एक्सचेंज रेट वाज $1 = 5, जैसा हमने एब्सोल्यूट वर्जन में लिया। जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या था, $1 = 5। द प्राइस इंडेक्स इन इंडिया हैज़ डबल्ड फ्रॉम 100 to 200 while there is no inflation in America and its price index remains at 100. The new dollar exchange rate in terms of Indian rupee will be। ये क्या कहता है, इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ एक्सचेंज था बेस ईयर में वो कितना था, $1 = 5 रुपीज़। इंडिया के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, जिससे क्या होता है इंडिया के अंदर जो प्राइसेस हैं वो डबल हो जाते हैं और जो प्राइस इंडेक्स है वो भी डबल हो जाता है। इंडिया के अंदर बेस ईयर के अंदर जो प्राइस इंडेक्स था वो था 100, और इंडिया के अंदर प्राइसेस डबल होने से जो प्राइस इंडेक्स था वो भी डबल हो गया, 200 हो गया। अमेरिका के अंदर कोई इन्फ्लेशन नहीं आया और अमेरिका के अंदर जो प्राइसेस हैं वो वही हैं, और इससे क्या है, अमेरिका का जो प्राइस इंडेक्स है वो भी सेम है। बेस ईयर के अंदर भी 100 था और करंट ईयर के अंदर भी 100 है। तो इस तरह से रिलेटिव वर्जन में जो नया रेट ऑफ एक्सचेंज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है R1 = R0 × PA1 डिवाइडेड बाय PA0 अपॉन PB1 डिवाइडेड बाय PB0। तो यहाँ पर R1 का मतलब है हम क्या निकाल लेंगे, करंट ईयर का इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, एंड जो R0 है ये है
बेस ईयर का इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। इसी तरह से PA1 का मतलब है, 1 का मतलब है करंट ईयर, A का मतलब है कंट्री A एंड P का मतलब प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर इन कंट्री A। PA0 का मतलब है प्राइस इंडेक्स इन कंट्री ए इन बेस ईयर। इसी तरह से PB1 का मतलब है प्राइस इंडेक्स इन कंट्री बी इन करंट ईयर। PB0 का मतलब है प्राइस इंडेक्स इन कंट्री बी इन बेस ईयर। तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। हम डॉलर का रेट ऑफ एक्सचेंज निकाल लेंगे इक्वल टू 5 रुपीज़ जो था वो हमारा क्या था बेस ईयर के अंदर रेट ऑफ एक्सचेंज। ये ले लिया हमने 5 × 200 क्या है करंट ईयर का कंट्री ए का प्राइस इंडेक्स 200 ले लिया। अब कंट्री बी का बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स कितना था 100। इसी तरह से कंट्री बी के अंदर प्राइस इंडेक्स जो था करंट ईयर का वो कितना था 100 और कंट्री बी का जो प्राइस इंडेक्स वो बेस ईयर का वो कितना था 100। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करने से क्या आ जाएगा, जो नया रेट ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा वो आ जाएगा $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज़। देखो अब क्या हुआ इसमें, पहला वाला जो एब्सोल्यूट वर्जन में हमने निकाला था रेट ऑफ एक्सचेंज वो क्या था $1 इज इक्वल टू 5। अब क्या हुआ, इंडिया के अंदर प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन आ गया, जिससे क्या हो गया प्राइसेस डबल हो गए। तो इस तरह से इन्फ्लेशन आने से क्या हुआ, करेंसी की जो परचेसिंग पावर है वो डाउन हो गई। डाउन होने से जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ गया, मतलब करेंसी की परचेसिंग पावर कम हो गई। तो ये जो नया रेट ऑफ एक्सचेंज आया है वो क्या आया है $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो इस तरह से जो रिलेटिव वर्जन है वो क्या कैलकुलेट करता है कि अगर पुराने जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट में बदलाव आता है तो उसकी हेल्प से वो क्या करता है, नया जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो उसको मेज़र करता है। तो इस तरह से 2 वर्जन थे PPP मॉडल के। एब्सोल्यूट वर्जन क्या बताता है, रेट ऑफ एक्सचेंज को कैलकुलेट करता है, और रिलेटिव वर्जन क्या करता है, फ्लैक्चुएशंस इन रेट ऑफ एक्सचेंज को मेज़र करता है। इसके बाद है इसी रिलेटिव वर्जन को जो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम दिखाया गया है। ये क्या कहता है, रिलेटिव वर्जन में यहाँ पर लिया है क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स एंड OY पर लिया है एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर्स। तो ये क्या कहता है, OR जो है ये क्या है हमारा बेस ईयर का रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कितना है OR0। अब क्या होता है, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था अभी, अमेरिका के अंदर जो वो प्राइसेस हैं वो वही रहते हैं और इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन आ जाता है और जो इंडिया की जो रुपीज़ की परचेसिंग पावर है वो कम हो जाती है। तो इससे क्या हुआ, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन आ गया। तो इससे क्या होगा, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन आने से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे और जो इंपोर्ट हैं वो बढ़ जाएंगे। तो जब इंडिया के अंदर जो इंपोर्ट बढ़ेंगे तो इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए डॉलर चाहिए, अमेरिका को पेमेंट करनी है। तो इस तरह से डॉलर के लिए जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तो जो डिमांड कर रहा है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ, और इसी तरह से जो डॉलर की सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो सप्लाई कर रहा है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो नया रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड होगा वो होगा इस पॉइंट पर OR1, क्योंकि जो मतलब जो इंडिया के अंदर जो करेंसी की परचेसिंग पावर थी वो डाउन हो गई। तो इससे क्या हुआ, जो नया रेट ऑफ एक्सचेंज निकल कर आया है रिलेटिव वर्जन में वो क्या था हमारा $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो ये तो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है PPP मॉडल की। पहला ये क्या कहता है, डिफेक्ट्स ऑफ इंडेक्स नंबर। देखो रिलेटिव वर्जन में हमने क्या यूज़ किया था, जो प्राइस इंडेक्स थे उसकी हेल्प से जो था नया जो रेट ऑफ एक्सचेंज था उसको कैलकुलेट किया था। तो ये क्या कहता है, जो प्राइस इंडेक्स हम यूज़ करते हैं रिलेटिव वर्जन में वो पास्ट प्राइसेस को यूज़ करते हैं, उसमें जो है प्रेजेंट जो प्राइसेस हैं उनको शो नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो सही जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो उसकी कैलकुलेशन नहीं हो पाती। इसी तरह से जो प्राइस इंडेक्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो प्राइस इंडेक्स हैं वो डिफरेंट सेट ऑफ कमोडिटीज़ को यूज़ करती हैं। तो इस तरह से जो कंपेरिजन हो जाता है वो मुश्किल हो जाता है। थर्ड है, ये क्या कहता है, कई बार जो प्राइस इंडेक्स में उन कमोडिटीज़ को यूज़ किया जाता है जिनको इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड ही नहीं किया जाता। तो इस तरह से ये क्या कहता है, प्राइस इंडेक्स में डिफेक्ट होने की वजह से जो रिलेटिव वर्जन से जो नया रेट ऑफ एक्सचेंज कैलकुलेट किया जाता है वो एक्यूरेट रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं होता। सेकंड है, नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस लेवल एंड एक्सचेंज रेट। ये क्या कहता है, PPP में जो मॉडल है वो डायरेक्ट रिलेशन में लेके चलता है प्राइस लेवल एंड एक्सचेंज रेट में। ये क्या कहता है भी अगर प्राइसेस कम और ज़्यादा होते हैं तो इससे जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो अफेक्ट हो
होता है। तो ये क्या कहता है, सिर्फ जो है प्राइस लेवल एंड एक्सचेंज रेट को लेता है, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी कई सारे जो फैक्टर्स हैं प्राइस लेवल के अलावा जो एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जैसे स्पेकुलेशन भी जो है एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है। इसी तरह से थर्ड क्या कहता है, डिफिकल्टी रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम रेट। ये क्या कहता है, रिलेटिव वर्जन में जैसे हमने लिया था बेस ईयर का जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको यूज़ किया था रिलेटिव वर्जन के फॉर्मूला में। तो कई बार क्या होता है, कई बार जो है बेस ईयर का जो इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको कैलकुलेट करना इजी नहीं होता। इस तरह से अगर सही जो है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कैलकुलेट नहीं होगा तो जो रिलेटिव वर्जन से जो रेट ऑफ एक्सचेंज नया निकाला जाएगा वो भी सही नहीं आएगा। इस तरह से लास्ट है कैपिटल मूवमेंट्स इग्नोर्ड। ये क्या कहता है, ट्रिपल पी मॉडल में जो कैपिटल मूवमेंट उसको इग्नोर किया जाता है। ये क्या कहते हैं, अभी कैपिटल मूवमेंट का रेट ऑफ एक्सचेंज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, कैपिटल मूवमेंट भी रेट ऑफ एक्सचेंज को अफेक्ट करती हैं। तो ये तो थी क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रिपल पी मॉडल। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, ट्रिपल पी मॉडल, और किस तरह से ट्रिपल पी मॉडल के थ्रू जो रेट ऑफ एक्सचेंज जो है डिटरमाइन होता है।